बेहतरीन है, सही है, सही है, सही है। ठीक है। ठीक हो गया बस। तो उसको ऐसे लेके चलते हैं कि बुक स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पहले के हर सेक्शन को। सही है, ठीक हो गया, ठीक है। तो आई थिंक इसका पहला तो था देयर विल बी कोड। सही है, ये तो और एक था बैड कोड के बारे में सब बताया था, बैड कोड क्या है। और इसमें था टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ मेस। ये बड़ा अच्छा सीन था इसमें। इसमें समझाया था कि भाई अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो 3 साल से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपने ये ज़रूर देखा होगा अपनी लाइफ में, अगर आपने कोई चीज़ बड़ी स्क्रैच से स्टार्ट की, अपने बड़ी अच्छी तरीके से वो प्लॉट चलते हुए देखा होगा। पहले आप जो फीचर्स डालते थे वो बड़े आसानी से डल जाते थे, कोई नया कंपोनेंट बना बड़ी आसानी से डल जाए, फॉर्म फॉर्म आपने काम किया निकल। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है, जैसे ही प्रोजेक्ट बिग होता जाता है, जितना बड़ा होता जाता है, उस समय आपको नए फीचर ऐड करने में बड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आपने कोई नया फीचर ऐड किया, दूसरा कोई चीज़ फटने शुरू हो गई, और आपने यहाँ पर कोई चीज़ के तीसरी कोई चीज़ है वो फटना शुरू हो गई। तो इसने बड़ा अच्छा सिखाया था कि भाई अगर आप ये प्रैक्टिस या क्लीन कोड फॉलो नहीं करते, अगर ऐसी कोई चीज़ें नहीं फॉलो करते जिससे आपका पैटर्न या आर्किटेक्चर सही तरीके से रहे और उसमें कोई टैंगल्स ना हो, ट्विस्ट ना हो, नॉट ना हो, ऐसी चीज़ें, तो तो आपका कोड अच्छा रहेगा। वरना तो आपका कोड जैसे ही बढ़ता जाएगा वो बेसिकली मैसअप हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो होती जाएगी। पहला आप एक फीचर जो आप निकालते थे वो एक दिन में निकालते हैं, अब आपको 10-10 दिन लग रहे हैं, पूरी टीम को 10 दिन लग रहे हैं। तो ये भी है कि भाई वो प्रोडक्ट वाले पूछते होंगे भाई पहले तो इतना अच्छा, अब क्या हो गया भाई, एक बटन लगाना है उसमें 10 दिन क्यों लग रहे हैं, एक बटन से एक फंक्शनलिटी बनानी है उसमें 10 दिन क्यों लग रहे हैं, कि भाई ऐसा क्या सीन है इसमें। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ऐसा आपने देखा भी होगा, आपका क्या यार एक्सपीरियंस है इस बार? बिल्कुल ऐसी, ये वाली ऐसी चीज़ है जो इससे मैं इतना रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी कहता हूँ ना गुड कोड गुड कोड गुड कोड, तो डेवलपर्स इंजीनियर्स तो इसको समझते हैं, लेकिन जो बिजनेस साइड के जो लोग होते हैं ना, वो इसको समझ नहीं पाते। और होता क्या है कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो जैसे कि बुक में भी कहा कि स्पीड उसकी बड़ी तेज होती है, क्योंकि बड़ा एक प्लेन एक कैनवस टाइप बना हुआ है। अब इसमें कुछ भी कोई भी ड्रॉ कर रहा है तो जो है ना, आपको चीज़ें नज़र आ रही है। अब बिजनेस वाले लोग देखते हैं कि यार हमें स्पीड चाहिए, तो वो जो है ना गुड कोड की शुरू में बात ही नहीं सुनते। और वो बात भी नहीं सुन रहे, हो ये भी देख रहे हैं कि यार चीज़ें भी बड़ी, फीचर्स भी बड़ी जल्दी से डेवलप हो रहे हैं, क्विकली डेवलप हो रहे हैं, तो उनको ये फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता, उनके सामने तो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो यही होता है कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका ग्राफ जो होता है ना, वो यही होता है कि बड़ा तेज़ी से फीचर्स डेवलप हो रहे होते हैं विद बैड कोड। और जैसे कि बुक ने भी कहा कि एक टाइम के बाद जो है ना चीज़ें सामने आना शुरू होती है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो सामने आने शुरू होते हैं। और कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? एक तो आपकी हर चीज़ स्लो हो जाती है, फीचर जो है ना क्विकली रिलीज, बहुत बहुत ज़्यादा डिले आ रहा होता है रिलीज के अंदर। आप एक चीज़ फीचर बनाते हो, 7 चीज़ें जो है ना कहीं ब्रेक हो जाती है। तो इसका सबसे मेजर इम्पैक्ट तो होता है रिलीज पे, चीज़ें रिलीज नहीं हो पाती। दूसरा जो मेजर इम्पैक्ट होता है वो टीम पे होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। क्योंकि अगर डेवलपर्स बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो क्या होता है कि वो एक फीचर बना रहे हैं, फीचर बनाने के बाद इतने टाइम के बाद उन्होंने फीचर डिप्लॉय किया, और उनको देख के बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है कि 10 जगह से चीज़ें ब्रेक हो गई। तो वो जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो उस पर बड़ा उसका इम्पैक्ट आता है। तो सही बिल्कुल बात है कि ये बैड कोड का जो बैड कोड के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बड़ा एक प्रोजेक्ट में बाद में नजर आते हैं, शुरू में बड़ा तेजी से फीचर्स डेवलप सो के बाद बिल्कुल आपने सही। बिल्कुल इसके बाद बैड कोड आपने पता चल गया भाई ये सीन होता है। इसके बाद ये इस चैप्टर में बताइए द ग्रैंड रीडिजाइन इन द स्काई। एक बड़ा अच्छा उसने एक टॉपिक बनाया ब्रांड रीडिजाइन। तो हमारे मेरे साथ इसके लिए बड़ी एक बहुत ही फिट स्टोरी है। मेरे जब साथ जो सीन होता आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी। सो उधर ना मैं जैसे ही ज्वाइन किया तो एक ना प्रोजेक्ट का रीडिज़ाइन या पूरा पूरा रिफैक्टरिंग हो रही थी। मतलब वो बिल्कुल स्क्रैच से डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके जो पहला जो स्टार्ट किया था उन्होंने लाइब्रेरी की वजह से कोई मसला था। वो आन डिज़ाइन को लाइब्रेरी इस्तेमाल करते, वो डिज़ाइन सिस्टम पूरा ब्रेक हो रहा था किसी वजह से और बहुत ही कचरा फोड़ लगा। उसके बाद हमने बिल्कुल नया वो इन प्रोसेस था रिफैक्टर। 1 महीना 1.5 महीना हो गया था। तो वो कॉपी जो समझे JSX होती है वो कॉपी पेस्ट कर रहे थे डिज़ाइन किया। हम्म। तो 1 महीने बाद जब उस चीज़ का वापसी देखा गया कि भाई हमने जो रिफैक्टरिंग की है,
सो वो वैसी ही हुई है जैसे हमने एक्सपेक्ट की थी। तो फिर हमने हमारे साथ एक ये दिमाग में रखिएगा, जो पुराना कोड है वो अभी भी चल रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट पे है अभी भी, और नया कोड हम रिफैक्टर करके नए सिस्टम को बना रहे हैं, मतलब अच्छी रिफैक्टरिंग करके। तो बेसिकली हमने जब 1 महीने बाद देखा तो वो ही कचरा कोड था एक्चुअली में। तो हुआ कुछ ऐसा, जो हमने जो नई कोड लिखी पूरी रिफैक्टरिंग की, वो हमने बिना कुछ डिस्कशन के, बिना कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो किए, बिना कुछ ऐसी हमारी समझे कि रूल्स बनाए बगैर हमने स्टार्ट कर दिया कि भाई हाँ हाँ ये रिफैक्टर है, ये चीज़ ये अच्छा कोड लिखेंगे। सो बेसिकली कोई एक प्रोसेस नहीं था, कोई एक चीज़ नहीं थी, कोई मतलब कोई एक फॉलो रूल्स नहीं थे कि भाई इस गाइडलाइन में फॉलो करके हम इस तरह का कोड बनाएंगे। बेसिकली अगर आप इसमें बड़ी अच्छी बात की गई कि समटाइम इट्स टेक एजेस बेसिकली, और रिफैक्टरिंग कभी हो ही नहीं पाती। अगर हम ग्रैंड डिजाइन की बात करें कि भाई अब तो बहुत हो गया, इनफ हो गया कि भाई अब इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं चलाया जा सकता, एक टेक्निकल ब्रेकडाउन हो जाएगा इसको, तो हम करते हैं रीडिज़ाइन। हम एक टीम अलग से असाइन करते हैं, वो नया रीडिज़ाइन पे काम कर रही होती है, एक टीम उसी को हैंडल कर रही होती है। तो ये कभी पोटेंशियली सस्टेबल है नहीं, क्योंकि मैं इसे खुद गुजर सकता हूँ। आई कैन गारंटी दैट कि अगर आप किसी चीज़ को पूरा ग्रैंड रीडिज़ाइन करने जा रहे हैं, मतलब शुरुआत से आप चाह रहे हैं कि भाई इसको आप शुरुआत से बनाएं, तो आप वो देखें कि आप इस प्रोजेक्ट में गलतियाँ क्या होंगी, बेसिकली हमारे साथ क्या क्या हम किस जगह पे रॉन्ग थे, किस जगह पे पोटेंशियली ब्रेकडाउन थे, क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, सो बेसिकली उस जगह पे हम काम करें कि भाई अब ये चीज़ हम नहीं करेंगे। इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हम कितना कर सकते हैं भाई, कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं। सो तो ये है कि अगर भाई अगर आपके करियर में कभी भी ऐसा सीन हो कि आपको भाई पूरा प्रोजेक्ट रीडिज़ाइन करना पड़े, पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट करना, भले भले इसका बहुत है कि हम पूरी एक रीडिज़ाइन करेंगे, तो सिट विद अ टीम, सिट विद अ बंच ऑफ इंजीनियर्स कि भाई अब हम चलो रीडिज़ाइन करने जा रहे हैं, हम क्या क्या इस पर फॉलो करेंगे, क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे जिसकी वजह से ये मैस वापसी ना हो। तो ये इसमें सीन था। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे अब इस पे इस 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 टॉपिक पे इसने जो ग्रैंड रीडिजाइन इन द स्काई है वो जस्ट आफ्टर बैड कोड है। ठीक है, तो उस पे यही हुआ कि यार आपने बैड कोड लिखा, अब क्या हुआ कि आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन हो गई है, और अब आपने जो है ना मैनेजमेंट से उनको कन्विंस कर लिया कि अब हमें रीडिज़ाइन करना है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है हम इस कोड बेस से इस कोड बेस को आगे लेके नहीं चल सकते, हमने जो है ना रीडिज़ाइन करना है। अब क्या हो गया, मैनेजमेंट मान गई और रीडिज़ाइन स्टार्ट हो गया, और रीडिज़ाइन करते करते एक टाइम के बाद फिर वही सिचुएशन हो गई, वही साइकिल रिपीट हो गई कि रीडिज़ाइन हुआ। रीडिज़ाइन क्योंकि हुआ है तो ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट हुआ, बिल्ड चीज़ें जो है ना बड़ी तेज़ी से बिल्ड हुई, और एक टाइम के बाद आके आप उसी सिचुएशन में पहुंच गए जिस तरीके से आपने पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो इसका जो मकसद था बताने का रॉबर्ट मार्टिन का, वो यही था कि भाई रीडिज़ाइन कोई सोल्यूशन नहीं था। मसला यही था कि जैसे कि तुमने भी कहा कि ये वो स्पॉट्स देखना जहाँ पे ये चीज़ें बैड कोड एंटर हुआ कहाँ से, ये चीज़ समझनी, क्योंकि रीडिज़ाइन करना सोल्यूशन था ही नहीं। पहले तो ये सोचो ना कि हुआ क्या, हुआ क्यों। अब जैसे कि इसने फिर उसके आगे कंटिन्यू किया कि बैड कोड आता कहाँ से, क्या वजूहत होती हैं, क्या रीजन होते हैं, क्या एक्सक्यूज होते हैं जो डेवलपर्स देते हैं बैड कोड लिखने के। सबसे मेजर एक्सक्यूज कि जो है ना हमें क्विकली चीज़ें डिलीवर करनी थी, हम जो है ना क्लाइंट को बेचना है भाई। उनको बिल्कुल हमारा जो प्रोडक्ट मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है या क्लाइंट है, उनकी तरफ से प्रेशर था, हमें चीज़ें क्विकली डिलीवर करनी थी, एंड दैट टर्न्स इनटू द बैड कोड। तो इसका इसने बड़ा क्रिटिसाइज किया इस पे कि ये बहुत ही एज अ कोडर बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म है जब आप बैड कोड लिखते हो। और उसने बड़ी एक्सट्रीम एग्जांपल देके कंपेयर किया है एक डॉक्टर और पेशेंट के सिनेरियो को, कि अगर एक पेशेंट कहता है कि मुझे जो है ना जल्दी डिस्चार्ज होना है या मुझे ये टैबलेट नहीं खानी है, कोई भी XYZ, तो क्या आप उसके प्रेशर में आके आप उसको वो चीज़ वो कर देते हो, और आपको पता होता है कि ये चीज़ कितनी डेंजरस है उसके लिए। तो क्या एज ए डॉक्टर कभी कभी आपने सुना है कि एक डॉक्टर जो है पेशेंट के प्रेशर में आके उसको चीज़ प्रिस्क्राइब कर देता है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो उसने हमें भी एज अ कोडर इसी तरीके से जो है कंपेयर किया है कि हम एज अ कोडर उतने ही रिस्पॉन्सिबल है अपने कोड के लिए।
तो अगर कोई क्लाइंट प्रेशर देगा, कोई भी चीज़ देगी, तो आपने वहाँ पे स्टैंड लेना है और आपने अपने कोड को, अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करनी है इसी तरीके से। बिल्कुल और यही मसला है, उसने यही बताया कि यही मसला है, मसला रीडिज़ाइन है ही नहीं। मसला जो है वो बिल्कुल ये है कि आपको प्रोफेशनल बनना है। तो इसलिए जो है ना, इसने इस टॉपिक को भी एटीट्यूड नाम दिया है कि आपका एटीट्यूड किस तरह होना चाहिए टुवर्ड्स प्रैक्टिसेस। बिल्कुल। इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है इन द एंड गौत भाई, सो इट्स अनप्रोफेशनल फॉर प्रोग्रामर्स टू बेंड टू द विल ऑफ मैनेजर्स हु डोंट अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ मेकिंग मेस। सो बिल्कुल आपने जैसे बात की कि भाई कि ये हमारी अनप्रोफेशनलिज्म नहीं है कि हम एक एडल्ट हैं, हमें पता है कि यार दिस वाज गोइंग टू क्रिएट अ सीन आगे जाके। सो हमें चाहिए कि मैनेजर्स को समझाएं कि भाई भाई ये चीज़ हम करेंगे वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बेसिकली हम्म यू हैव टू टेक प्राइड इन योर कोड। हम जब अपना हम्म कोड लिखें तो यू हैव टू टेक प्राइड कि हाँ यार ये मेरा कोड है, मैंने लिखा है और ये इस प्रैक्टिस को फॉलो करेगा, मैं चेपियां नहीं मारूंगा बेसिकली कि भाई टेक एग्जैक्टली। प्राइड इन योर। कितनी अच्छी एक बात की, मुझे फौरन याद आई कि से कहा कि मैनेजर्स जो है वो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो अपना काम बिल्कुल प्रोफेशनली कर रहे हैं, वो आपसे डेडलाइन पे लड़ रहे हैं, वो आपसे हर चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप अपने कोड के लिए फाइट नहीं कर रहे हो, तो उन गलती मैनेजर्स की नहीं है, वो गलती आपकी है। तो इट मीन्स यू आर लेस प्रोफेशनल। बिल्कुल गलती बिल्कुल मैनेजर्स बिल्कुल की है ही नहीं, वो तो अपना पूरा जबरदस्त काम कर रहे बिल्कुल। ओके, ये बिल्कुल बात। फिर इसके बाद हमने एक बात करती है द आर्ट ऑफ क्लीन कोड, एक टॉपिक है इस पे, आर्ट ऑफ भाई के क्या आर्ट क्लीन कोड असल में है क्या, सही है। सो बेसिकली इन द एंड इसमें एक लाइन है बड़ी प्यारी, इन अ प्रोग्रामर हु राइट्स क्लीन कोड इज एन आर्टिस्ट हु टेक ब्लैंक स्क्रीन थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन until it is an elegantly coded system. So बेसिकली इसने एक बड़ी अच्छी बात की हुई कि बेसिकली हम जो ट्रांसफॉर्मेशन क्लीन कोड की होती है वो ओवरनाइट नहीं होती, कि बेसिकली कि यार आज मैंने स्टार्ट किया तो भाई कल अब हमारा ना फुल चिकन क्लीन कोड प्रैक्टिस रेडी है। So basically, you end up with bad code sometimes, then you refactor it again. It's a cycle that goes on. कि ये अपने दिमाग में अगर आपने ये प्रिंट कर लिया कि यार मैं लिखूंगा तो बिल्कुल क्लीन कोड होगा, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। इट विल हैपन दैट यू मेक सम मिस्टेक समटाइम्स। तो इसने ये भी कवर किया कि भाई अगर आप उस चीज़ के लिए लड़ रहे हो तो ज़रूर कब समटाइम इट विल हैपन कि भाई हाँ वैसी कोड होगा, थोड़ा होगा, लेकिन फिर देन यू रिफैक्टर इट, देन यू टेक चार्ज अगेन, देन यू टेक चार्ज अगेन। सो दैट्स समथिंग दैट ही इज सेइंग इन दिस। बिल्कुल। सबसे पहले तो एग्जैक्टली, और इससे भी पहले अगर हम पहले इसके चैप्टर की बात करें ना, पहले टॉपिक की, हम्म तो जहाँ उसने कोडर को थोड़ा सा समझाया है, और कोडर को एक एक आर्टिस्ट का है, क्राफ्ट्समैनशिप कोडिंग करना बिल्कुल कहिए। तो वहाँ कोडर जो है एन आर्टिस्ट, उसका जो कोड है वो एक आर्ट है। तो उसने कहा कि जैसे किसी आर्ट को किस तरीके से समझा जाता है, किसी भी उसकी हमेशा पहले आप प्रैक्टिसेस उसकी आप उसकी नॉलेज गेन करते हो, आप उसकी थ्योरी देख लाते हो, और फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हो। तो ये हमेशा जो है ना साथ साथ चलता है। उसने इतनी एग्जांपल्स भी दी कि अगर एक आप बाइसाइकिल राइड कर रहे हो, और अगर बाइसाइकिल राइड करने से पहले आपने उसकी पूरी फिजिक्स समझ ली, सही है, तो की कोई गारंटी नहीं है, आपने उसका पूरा थ्योरी समझ ली, उसकी फिजिक्स हर चीज समझ ली, पूरी कैलकुलेशन कर ली, और अब आप पहली बार आपने पैडल चलाया, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बाइक से नहीं गिरोगे। तो यहाँ ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार देखा है कि डेवलपर्स अक्सर जो है वो दो केसेस में से दो में से कोई एक जगह एक्सट्रीम ही होते हैं। या तो वो बहुत ज्यादा जो है ना सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं, आर्टिकल्स वीडियोस देख रहे होते हैं, और अपने जॉब टाइम में जो है ना उनका कोड करने का उनका दिल भी नहीं करता, वो कोड करते ही नहीं है। और दूसरी तरफ दूसरे एक्सट्रीम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोड करते हैं। उनको अगर कहा जाए कि ये कॉन्सेप्ट की थ्योरी समझें, या लेट्स से डिजाइन पैटर्न के बारे में समझें, या कोई डिटेल्ड आर्टिकल या डिटेल्ड वीडियो या कोर्स देखो इसके ऊपर, जिससे आपको पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तो वो उस तरफ नहीं जाना चाहते। तो ये रॉबर्ट मार्टिन ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि ये दोनों चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आपकी फाउंडेशन बनाती है, और उसके बाद जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इतनी इंपॉर्टेंट है। और क्लीन कोड बिल्कुल इसी तरीके से आएगा कि आप कॉन्स्टेंटली जो है ना
प्रैक्टिस करते रहो, बैड कोड करोगे तो आपको क्लीन कोड जो है ना समझ आएगा। और फिर जैसे कि एक चीज मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई इसकी यहाँ पे, कि उसने कहा कि कोड सेंस एक चीज होती है जो कि मुझे मैंने इसको ऐसे परसीव किया है कि जो कि नेचुरल होती है। और अब एक तरफ आप कहते हो कि आप थ्योरी पढ़ो और आप प्रैक्टिस करते रहो और इवेंचुअली आप क्लीन कोड समझ जाओगे। बट देन एक तरफ जो है ना, ये जो कोड सेंस है, और इसको ऐसे कि यार ये नेचुरली होता है, तो ये चीज़ मुझे समझनी है। मुझे मेरा इन माय ओपिनियन कोड सेंस डेवलप हो ही जाता है टाइम टू टाइम, एक स्किल है जो कि लर्न आप कर ही लेते हो। तो बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्लीन कोड जो है ना आपको बिल्कुल समझ आएगा किस तरीके से। सो हाँ, सो बेसिकली कोड सेंस में इसका ये कहना था कि बेसिकली आप जब एक कोई प्रोग्राम है या कोई एक बंदा कोड को देखता है, इफ ही हैड द कोड सेंस, सो उसको उस बैड कोड में बेसिकली वेरिएशंस और बाकी चीज़ें नज़र आएंगी जिस उसको लगता होगा कि उस कोड को कैसे बेहतर किया जा सकता है। एंड आई थिंक दिस इवेंचुअली कम्स अप व्हेन यू लुक, जब आपने बैड कोड प्रीवियसली देखा, ठीक है, और फिर आप अच्छे कोड पे चारों आपको पता चलती है कि वेरिएशंस क्या क्या हैं, कि इसको अच्छा करने का तरीका क्या है बेसिकली, सही है, तो इसको और अच्छा करने का तरीका क्या है, तो इस तरीके से आपको चीज़ नज़र आती है। सो बेसिकली इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इफ़ यू ओनली नो हाउ टू यूज़ अ हैमर, एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल टू यू, राइट। सो बेसिकली इफ़ यू, अगर आपने एक ही चीज़ कॉन्स्टेंटली देखी है कि आपने उस पर काम किया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसकी बेटर वर्जन, आप रीडिंग नहीं करते या आप कोई यूट्यूब वीडियोस कुछ कुछ आप नया सिस्टम में देखते हो, पता ही नहीं चलेगा कि भाई अगला इसको अच्छे तरीके से करने की क्या चीज़ है। मतलब अगर आप किसी रिएक्ट भी कोई इकोसिस्टम को लेंगे, तो हम पहले रिएक्ट फॉर्म्स फॉर्म्स को एग्जांपल लेते हैं, फॉर्म्स की एग्जांपल लेते हैं कि हम पहले फॉर्म्स की वैलिडेशन के लिए क्या यूज़ करते थे। बेसिकली हम जो इफ कंडीशंस और लूपिंग, हम मैंने आपको याद होगा कि हम जब साहिल बना रहे थे, और जो नहीं, एक कोई सिस्टम था जिसपे जॉब्स का सीन था, आपको बताया, हम दिया में बना रहे थे बेसिकली। हाँ, नेक्स्ट यू। नेक्स्ट यू पे 3 पेजेस का फॉर्म था बेसिकली। सो हमें यानी वहाँ पर ये गलती हुई कि हम उस 30 पेजेस की फॉर्म की वैलिडेशन हम खुद हैंडल कर रहे थे बेसिकली इन अ फंक्शन, और उस 30 की वेब पेज की वैलिडेशन में बार बार हमारे पास एस एन भाई हमारे क्यों हैं, वो आते थे, भाई ये वैलिडेशन चल रही है तो पिछली वैलिडेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर वो बंदा वीडियो डाल रहा है तो उसको इस चीज़ रेज्यूमे की ज़रूरत नहीं है, अगर ये चीज़ डाल रहा है तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और उस वैलिडेशन ने हमारा इतना मतलब टाइम ज़ाया किया था। और इसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि भाई एक चीज लाइब्रेरी होती है रिएक्ट हुक फॉर्म्स, रही है, वो बेसिकली इतना आसान कर देती है। बेसिकली आपने लगाया, आपने अपनी अपनी वैलिडेशन बताई, आपने यप के जरिए उसको पूरे स्कीमा बनाया, आपने यप के जरिए स्कीमा बना के उसके अंदर आपने पुट किया, आपने बताया कि ये चीज़ है तो ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड है, तो वो इतनी आसान कर देती है आपके लिए। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई ये चीज़ कभी हो सकती है। सो आई डेंट हैव दैट कोड सेंड और वेरिएशन मुझे पता ही नहीं चली जब तक मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं। सो बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल, ये जो स्टेप है ट्रायल एंड एरर का, बिल्कुल ये यही एक्सपीरियंस होता है बेसिकली। इसी सिंपल। को एक्सपीरियंस कहते हैं इन वन वर्ड, कि आप पहले एक कोड लिखते हो, जो फिर आपको रियलाइज होता है कि यहाँ यहाँ मैंने गलतियाँ की हैं, और देन आप उससे बेहतर कोड लिखते हो अपने नेक्स्ट टाइम। तो एग्जैक्टली यही एक्सपीरियंस है, और यही वो बात है कि ये करोगे तो आपको क्लीन कोड की तरफ आप बढ़ोगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से क्लीन कोड की आपको क्लीन कोड बिल्कुल समझ नहीं आना। जब तक आप बैड कोड करोगे नहीं तो आपको क्लीन कोड समझ नहीं आना। अच्छा, एक बात वैसे मुझे इनकी बड़ी ज़बरदस्त लगी, ऐसी एक जो इसने थ्योरी कही कि एक पेंटिंग है, और एक पेंटिंग को अगर हम पहचान सकते हैं कि ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, अगर हम हमारे पास एक आई है उस पेंटिंग को देखने की, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर एक अच्छी पेंटिंग पहचान सकते हैं तो हम अच्छी पेंटिंग कर भी सकते हैं। तो जहाँ वो कोड सेंस की जो बात आई थी, वो इसका एक मतलब ये भी है कि भाई एक कोड सेंस ये होता है कि आप एक बैड कोड को देख रहे हो, सिर्फ ये नहीं पहचान रहे कि वो एक बैड कोड है, आपके पास एक डिफरेंट किस्म का कोड सेंस है, जो वो ये बताता है कि ना कि ये सिर्फ बैड कोड है, और फिर ये भी बताता है आपको कि इसको गुड कोड में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। करेक्ट। सो और यही एग्जांपल की पेंटिंग वाली, कि पेंटिंग बैड है बट इट डजंट मीन कि आप, सॉरी, पेंटिंग इज वेरी गुड बट इट डजंट मीन कि आप वो गुड पेंटिंग बना सकते हो। तो ये जो कोड सेंस का, और मैं इस चीज से रिलेट करता हूँ कि कोड को पहचानना कि वो बुरा है वो अलग चीज होती है,
अगर आपके पास स्किल है कि आप गुड बैड कोड को या गुड कोड को पहचान सकते हो, इट डजंट मीन कि आप गुड कोड कर भी सकते हो। तो ये एक डिफरेंट प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट, सही बात है, बिल्कुल सही बात। इसके बाद इसके अगले सेशन में आता है, इसने ना बेसिकली बहुत ही वेल नोन क्रिएटर्स हैं, उनसे पूछा है व्हाट इज़ क्लीन कोड, राइट? तो कुछ सी प्लस एस के जो हैं कुछ बुक्स जिन्होंने लिखी, उन्होंने बेसिकली बीच कुछ अपनी लाइन्स बोली हैं कि बेसिकली क्या है उनके लिए। सो but I think the inventor of C++ says, I like my code to be elegant, efficient. The logic should be straightforward to make it hard for bugs to hide. The dependency minimal to ease maintenance, error handling, and complete according to a articulated strategy. So basically इनका कहने का मतलब है कि भाई हमारा कोड बिल्कुल एलिगेंट एफिशिएंट, उसके बाद पूरी इन्होंने जो मॉबर्ट ने ना उसकी पूरी एक डिस्क्रिप्शन, पूरी एक जो समरी बताई कि भाई इनका अलग वर्ड में कहने का मतलब क्या है। सो इसमें जो सबसे बेस बात मुझे लगी ना वो इट्स है क्लीन कोड में, इट्स एरर हैंडलिंग। हमारे में मैंने ये बहुत देखा है कि वी डोंट टेक सीरियसली, हम नहीं लेते एरर हैंडलिंग को। अगर कैच में कोई चीज़ आ रही है या देन कैच में कोई चीज़ आ रही है तो हम उसको पकड़ते हैं, कंसोल करवा देते हैं। वी डोंट टेक एक्शंस ऑन दैट थिंग, राइट? कि भाई अगर कंसोल करवाया है तुमने वो चीज़, तो वो तो मतलब वो क्लाइंट के पास आएगी ना, आपको कैसे पता चलेगी भाई? डू यू हैव अ मिक्स पैनल इवेंट कि आपका कोई इवेंट आ रहा है, क्या वो पता चले कि भाई या तो आपने कोई लॉगर लगाया हुआ है कि जो आपके कीपाना पे लॉक्स पुश करेगा कि भाई इधर इस यूजर को मसला आया था, यहाँ पर ये कैच ब्लॉक में गिरा था, क्यों गिरा, किस क्या कोई वजह थी? इफ दैट्स समथिंग कमिंग फ्रॉम द एपीआई कॉल के यार हाँ तो आप समझ आता है, लेकिन दैट्स समथिंग जो कोई टोटल डिफरेंट है। सो बेसिकली हम इसी चीज़ में एक एरर बाउंड्रीज लगाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं कि ये मुझे बड़ी, मैंने अपने कैरियर में देखा है कि आई हैवंट आल्सो नॉट टेकन एरर सीरियसली नेवर इन माय लाइफ कि भाई अगर आ रहे हैं भाई डॉट के ट्राई कैश में गिर रहे हैं, कैश में गिर रहे हैं या कोई एरर पॉपुलेट हो रहा है, कुछ चीज़ हुई, तो आई जस्ट इट वाज कंसोल डॉट एरर, और वो एरर की चीज़ वो प्रिंट कर दी, और दैट वाज लाइक कॉन राइट कि भाई इस पे भाई क्या एक्शन होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, बेसिक एरर हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए। सो तो ये इसके बारे में आपको क्या ख्याल है इस बात पे कि बिल्कुल ऐसा ही है कि हम बेसिक एरर्स तो कवर करते हैं, और हम मुझे जो लगता है कि ये जो एलिमेंट है वो ये होता है कि हम बेसिक एरर्स कवर करेंगे, वो एरर जो कि विजिबल हो रहे हैं आपकी क्यूए टीम को या आपको। और एज अ कोडर आपको बैक इन माइंड पता होता है कि मैं यहाँ एज केसेस छोड़ रहा हूँ, तो वो क्योंकि आपको पता होता है कि वो एज केसेस हैं और वो क्यूए में नहीं कवर हो रहे। एक तो है कि आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन माय ओपिनियन कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको अगर आप लेट से आप 10% आप अपने केसेस छोड़ रहे हो एज केसेस, तो एटलीस्ट 6% तो ऐसे हैं जो आपको पता होते हैं, 4% ऐसे होते हैं जो शायद नहीं पता होते, आपको अब मिस हो जाते हैं। लेकिन वो 6% ऐसे होते हैं जो आप इसलिए छोड़ते हो कि यार वो बाद में कर लेंगे, जिसको हम अक्सर टेक्निकल डेब्ट भी कहते हैं, तो हम उस चीज़ को बाद में हैंडल करेंगे। और वहाँ पे मैं ये कहूँगा वो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म होती है, और वो बेसिकली वो यही है ना कि एज एन आर्टिस्ट आप अपने कोड की केयर ही नहीं करते हो। और ये भी इन्होंने हाईलाइट किया है कि एज एन आर्टिस्ट आपको, एज एन कोडर, आपको अपने कोड की बड़ी केयर करनी चाहिए, और ये चीज़ हम लैक करते हैं। तो गुड कोड में बिल्कुल एरर हैंडलिंग जो है वो इंक्लूड होती है, और एरर हैंडलिंग वो नहीं जो कि क्यूए को विजिबल हो, एरर हैंडलिंग वो जो कि आपको पता है कि मैंने यहाँ ये चीज़ छोड़ी है, आपको पता है कि मैंने यहाँ पे लूज एंड्स छोड़े हैं, उसको कवर करने हैं। बिल्कुल, इसकी बड़ी एक अच्छी मिसाल है जो आपने अभी अब बिल्कुल बात की, उसके थोड़ा सा आगे उन्होंने लिखा है कि बिल्डिंग विद ब्रोकन विंडोज लुक्स लाइक नोबडी केयर्स अबाउट इट, सो अदर पीपल स्टॉप केयरिंग, दे अलाउ मोर विंडोज टू बी ब्रोकन, इवेंचुअली दे एक्टिवली ब्रेक डाउन, they spoil the facade with graffiti, allow garbage to collect, one broken window start the process forward decay. सो इट्स बेसिकली आपने जो बात की कि हमें पता चले कि हमने एक चीज़ भी बेसिकली यू लेफ्ट अ सिंगल थिंग फॉर द टेक्निकल डेप्थ और एनीथिंग लाइक दैट कि भाई कि यार हाँ चलो इस चीज़ में कोई मसला है, ये हम रिफैक्टर बाद में करेंगे, सही है, तो फिर आगे जाके वो बंदा बोलता है दूसरा कोई करे यार इसको बाद में देखेंगे। बेसिकली वो एक ब्रोकन विंडो थी, आपने एक साथ वो दूसरी भी टूटी, तीसरी भी टूटी, चौथी भी, इवेंचुअली जो आपका कोड है, जो बिल्डिंग है एक्चुअली, it would actually look like that all broken windows, and it looks like when someone from outside saw will see it, तो इसको लगेगा कि भाई इसकी कोई केयर ही नहीं करता, बेसिकली nobody cares डैम कि भाई इसमें क्या सही है क्या सही नहीं है, बेसिकली नीचे
कुछ बड़े अच्छे के नीचे लोग ग्राफिटी ड्रॉ करते थे, बाकी बेसिकली वही है सीन है कि अगर कोई नया बंदा आएगा तो इट वुड लुक लाइक कि वो भी अपना वही चीज़ करेगा जो आपने की हुई है बेसिकली. सो whenever you start a project, take it very seriously because I think कि आपके साथ जो बाद में ज्वाइन करेंगे या आपके छोड़ने के बाद जो ज्वाइन करेंगे बेसिकली they would look like they will look at it and they think okay, अगर इसमें चार विंडोज पहले से टूटी हुई है कोड के अंदर, फॉर टेकिंग द एग्जांपल कि अगर 4-5 सी खिड़कियां वैसे टूटी हुई है तो अगर 2-3 मैं भी तोड़ दूंगा ना तो कोई मसला नहीं होगा. नो वन विल एक्चुअली लुक के भाई हाँ चल भाई सो इसने भी कुछ तोड़ दी तो इट वोंट क्रिएट इम्पैक्ट. सही है. सो ये बड़ी अच्छी ये जो पॉइंट है ना, ये इधर हाईलाइट भी किया है कि ये जो कोड कर रही है इन्वेंटर ऑफ C++ का रॉबर्ट मार्टिन बुक में, तो उसमें एक पॉइंट ये भी कहा है कि मेरा कोड इस तरह का हो कि कोई दूसरा आके जब पूछा गया ना कि क्लीन कोड आपके नजर में क्या है, रॉबर्ट मार्टिन ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने एक पॉइंट ये भी बोला कि मेरा कोड ऐसा हो कि जब कोई दूसरा देखे तो वो उसको खराब ना करे. मतलब कि कोड ही ऐसा हो कि आप उसमें कोई गलत बैड कोड लिखने, क्योंकि ऐसा बहुत दफा होता है हमारे पास कि कोई कोड बेस में हम काम कर रहे हैं और अगर वो कोड बेस बहुत अच्छा है तो हमें अंदर से दिल नहीं करता कि उस कोड बेस में कैच केस छोड़ो या आप कोई लूज एंड छोड़ो. तो ये एक अच्छे कोड की बड़ी इन्होंने बोला कि मैं अच्छे कोड को ये कंसिडर करता हूँ कि जब मैं उसमें कोड लिख रहा हूँ, उस अच्छे कोड बेस में मैं कोड लिख रहा हूँ अपना, तो मुझे खुद ही ना दिल करे कि मैं उसमें कोई गलत कोड छोड़ूं. ये एक अच्छे कोड की निशानी होती है. बिल्कुल 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 ये बात सही है. फिर ग्रेडी बोच आते हैं भाई, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन विद एप्लीकेशंस के वो ऑथर हैं. सो वो बोलते हैं भाई क्लीन कोड इज सिंपल एंड डायरेक्ट. क्लीन कोड रीड्स like a well-written post. Clean code never obscure of design intent, but rather is full of scripts, abstraction, and straightforward lines of control. इसके बारे में थोड़ा मैं कहूँगा कि मुझे इतना समझ नहीं आया कि वो बेसिकली कहना है कि बेसिकली पहले लाइन तो मुझे थोड़ी समझ आई कि बेसिकली क्लीन कोड इज सिंपल एंड डायरेक्ट. क्लीन कोड ट्रीट लाइक अ वेल रिटन पोस्ट, कि बेसिकली एक पोइट्री है, जब आप पढ़ो तो बेसिकली आपको लगे क्या चीज़ पढ़ रहे हो. सो यू हैव सीन के मैनी प्लेसेस ये ऐसा हमारे साथ बड़ा होता है कि व्हेन वी आर राइटिंग फंक्शंस राइट, तो बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं फंक्शंस की राइट. तो हमने एक बहुत बड़ा फंक्शन लिखा, उसके बाद हमने वो फंक्शन की एब्स्ट्रैक्शन की. सही है. एक फंक्शन के अंदर 4 फंक्शंस हैं बेसिकली, और इन फंक्शंस को हमने ऊपर नीचे इस तरीके से जंबल अप कर दिया कि वो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा फंक्शन कब कॉल हो रहा है. बेसिकली एक तरीके पोएट्री होती है, वो पता चलती है कि यूं चलती हुई आ रही है. सही है. तो आपको कोड भी यूं चलते हुए आए कि भाई पता चले कि ऊपर से कोई बंदा पढ़ रहा है तो हाँ यार कि हाँ इसके बाद ये होता है, ये बेसिकली इट्स लुक्स लाइक दैट. एंड उसके बाद एब्स्ट्रैक्शंस की बात है. एब्स्ट्रैक्शंस पे मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि यार एब्स्ट्रैक्शंस बेसिकली आर गुड, but overdoing abstraction sometimes it's like I have been it through a lot कि मैंने देखा है कि भाई duplication is far better than abstraction, right? Wrong abstraction, I'll say wrong abstraction in bold letters. तो भाई हम लोग ना बड़े abstraction in React world abstraction भाई component हर चीज़ में component भैया कि भैया ये चीज़ें इसको component बना लो, ये है कि इसको component बना लो, इसको component. So eventually what it become is like कि भाई ऐसी अभी component बेसिकली अगर किसी को एक बड़ी अच्छी बात है उसमें ब्लॉक पढ़ रहा था, उसमें एब्स्ट्रैक्शन बड़े में अच्छा लिखा हुआ था कि भाई आपने एक चीज़ को बेसिकली एक चीज़ सी बड़ी सिंपल सी चीज़ है उसको आपने कंपोनेंट में एब्स्ट्रैक्ट किया. सही है. बेसिकली दूसरा डेवलपर आया, उसने ना उस एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ किया, उसने बड़ा खुश हुआ कि भाई मैंने एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो उसको यूज़ किया. तीसरा डेवलपर आया, उसको बेसिकली एक ना उसमें ना एक डिफरेंट चीज़ चाहिए थी. समझे आप, वो अगर ए वैल्यू पास की तो उसको कलर कोई दूसरा चाहिए. उसने बोला यार इसकी चीज़ बनी हुई है, आई थिंक आई शुड यूज़ दैट एब्स्ट्रैक्शन, बस मैं टाइनी चीज़ कर दूँगा. उसने उस कोड में गया, उस एब्स्ट्रैक्शन में गया, उसने उस केस में टेनरी ऑपरेटर लगा दी कि भाई ये अगर कलर आए तो इसको ये कलर कर देना. बेसिकली देन द 4 डेवलपर्स कम, 5th डेवलपर और चेन, वो बेसिकली जो एक एब्स्ट्रैक्शन जो है वो बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट था, इट एंडेड अप बिकमिंग अ पीस ऑफ शिट होल, राइट? कि बेसिकली उसमें सारी इफ कंडीशन, नेस्टेड कंडीशंस, और उसमें 400 पैरामीटर्स आ रहे हैं बेसिकली कि भाई क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए. बेसिकली इट बिकम्स अ टोटली कॉन्फ़िगरेबल थिंग कि भाई पीछे से जो कोड आ रहा है वही चिपक रहा है. सो तो ये चीज़ बड़ी इस जो पूरी बात करते सबसे पहला ही जो चीज़ ही बोली है वो जो इसने एम्फसाइज किया है वो रीडेबिलिटी पे किया है. एब्स्ट्रैक्शन सेकंड लाइन में लाइक रीडेबिलिटी को इसने इस तरह से कंपेयर किया है कि जब आप कोई
कोई पोएट्री पढ़ रहे हो, जैसे कि तुमने कहा कि वो क्या होती है कि आप शुरू से लेके पढ़ रहे हो और एक स्टोरी आप पढ़ रहे हो, आपका कोड भी किसी पॉइंट पे ऐसा ना लगे कि वो कोई उसको जब कोई कोडर पढ़ रहा हो तो उसको रुकना पड़े और वो समझना पड़े कि ये हो क्या रहा है, हाँ ये हाँ चीज हो रही है यहाँ पे, याद है। उसको एज अ स्टोरी समझ नहीं आ रही है। और उसने उसने ये बताया कि रिएक्शन ये ना हो कि ये हो क्या रहा है, रिएक्शन जबकि ऐसा हो कोडर का, जब वो पढ़ रहा हो और वो पढ़ते 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 पहुंचे और वो जब इस तरह पहुंचे तो वो बोले हाँ हाँ जबरदस्त, जैसे उसको कोई रिवील हुई कोई चीज एंड में कि हम्म, ओके। जब हम कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपका कोड काम करे और इस तरीके से करना होता है तो जाहिर सी बात है आप एब्स्ट्रक्शन लेयर डालते हो, तो आप अपनी जितनी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स होती है जो कि रीडेबल नहीं हो पाती, आप उसको एक फंक्शंस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हो या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हो और वो फंक्शंस को आप रीडेबल नेम देते हो, ताकि जब कोई कोडर पढ़ रहा हो तो वो आपकी जब जो बिल्कुल टॉप लेयर को पढ़ रहा हो तो उधर सिर्फ आपके जो है ना फंक्शंस के नाम आ रहे हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा फंक्शन के नाम आ रहे हो। और जितनी भी जो लॉजिक्स होती हैं जिसके अंदर हम ये नहीं दिखा सकते कि ये लॉजिक क्या रही है, जब तक उस लॉजिक के अंदर आप घुसोगे नहीं, समझोगे नहीं, ठीक है। हम्म, आप उस तरीके से आप एब्स्ट्रक्शन अप्लाई करते हो ताकि आप फंक्शंस के नेम सामने रख दो और लॉजिक्स को जो है ना बिल्कुल पीछे कर दो। और लॉजिक्स क्या होती है, जहाँ अंदर पीछे लूप लगे हुए हैं, कंडीशंस लगी हुई है। अब उसको पूरा प्रोग्राम का डिजाइन समझने के लिए उसको लूप को पूरा समझना पड़ेगा कि वो लूप कहाँ से कहाँ चल रहा है, उस लूप के अंदर क्या हो रहा है। तो अब इन पूरी चीज को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हो और एक आगे फंक्शन का नाम दे देते हो। तो इसने इसको क्लीन कोड की एक निशानी है। अच्छा, अब बिल्कुल। इसमें जैसे कि तुमने कहा कि बैलेंस लाना बड़ा इसमें मुश्किल होता है, और मैं भी वो हूँ जो अभी तक सीख रहा हूँ, मुझे इतनी पता होता कि भाई अगर जब कभी कभी आप जब इतना ब्रेक डाउन करते हो तो आप फिर ओवर इंजीनियर कर देते हो, चीज़ों को बहुत हम्म, ब्रेक कर देते हो। तो किस बिल्कुल। किस तरह आपको ब्रेक करना है, एक फंक्शन की लिखा हुआ है तो अगर आप इतने स्मॉलर फंक्शंस बनाओगे उसके, तो फिर एक क्या हर फंक्शन के अंदर दो दो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ होगा, तो कितना ज़्यादा उसको ब्रेक करना है। और ये है एक फाइन लाइन यहाँ पे होती है, एक बड़ी सी थिन लाइन होती है जिसमें हमें नहीं पता होता कि अब हम इसको ओवर इंजीनियर कर रहे हैं। बट एटलीस्ट इसमें से जो टेक अवे है वो ये है कि हमने एज एज रीडेबल एज पॉसिबल इसको बनाना है। बिल्कुल और ये बात सही। एब्स्ट्रक्शन अप्लाई करके हमने फ्रंट पे जो चीज़ रखनी है वो हमने सिर्फ फंक्शंस के नेम ऐसे, जैसे कि हम इसको जब पढ़ें तो हम एज ए स्टोरी उसको पढ़ रहे हैं, और जितना हो सके हम पीछे रखें अपने कोड को। एक ऐसी एग्जांपल है ना कि जब हम किसी कंपोनेंट को खोलें तो हम पहले उस कोडर को सिर्फ इतना पूछें कि मैं ये नहीं बताता कि ये कंपोनेंट कर क्या रहा है। हम्म, अगर तुम कुछ सेकंड्स के अंदर उस कोड को पढ़ के ये बता सकते हो कि ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, तो अगर उसने बता दिया कि ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, तो इट मीन्स के शायद आपका कोड पास हो गया। और अगर उसको नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अक्सर होते हैं, तो मैं कोड देख रहा होता हूँ, मैं कोड पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, और इतना कभी कभी मुश्किल होता है कि मुझे लॉग्स लगा के समझना पड़ता है। सही रीडेबिलिटी बात। तो बहुत अलग निकल गई, हाँ ठीक है, सही बात है। कि मैं उसको पढ़ के जो है ना मैं समझ लूँ, वो तो बहुत ही अलग निकल गई बात। मुझे लॉग्स लगा के समझना पड़ता है कि फ्लो क्या चल रहा है प्रोग्राम का, कंपोनेंट का फ्लो क्या चल रहा है, फिर इस फंक्शन का फ्लो क्या चल रहा है। तो ये इस एक्सट्रीम तक तो बचो ना, कम से कम इतना एक्सट्रीम तक तो बचो कि जब आप कोड रीड कर रहे हो तो आप कुछ सेकंड के अंदर बगैर रन किए आप उस कोई आपको बता दे कि आपका ये फंक्शन क्या कर रहा है। Yeah, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आई एग्री विद वन दैट। Then comes our big Dave Thomas, founder of OTI, godfather of the strategy bhai wale. So he says by clean code can be read, enhanced by a developer other than its original author. It has unit and acceptance test. और उसके नीचे बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि Dave is right, code without test is not clean, no matter how elegant it is. सही है, मतलब कितना ही खूबसूरत लिखा हुआ कोड without test is not clean. It's no matter how readable, accessible. If it had no test, it's not. It will be unclean or it's not clean. सो इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल एक चीज़ पे बड़ी इम्फेसिस किया है, वो है टेस्ट और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, और वी कॉल इट टीडीडी। और बेसिकली आई हैव सीन दैट इन सादा पे, मतलब मैंने जब काम कर रहा हूँ बेसिकली आजकल, तो बेसिकली आई हैव सीन दैट दे हैव बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बेसिकली दे हैव ऑन टेस्टिंग,
कि भाई हमें टेस्टिंग हर जगह करनी है और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट हर जगह करनी है। बट इन प्रीवियस कंपनी जब हम सर्विस बेस्ड काम में काम कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा इस बात भाई, वी डोंट फोकस ऑन टेस्टिंग के हमने भाई दे थिंक कि भाई टेस्टिंग से हमारा ना टाइम जाया होगा, बेसिकली डेवलपर का टाइम जाया होगा, हमारे क्लाइंट को जवाब देना है, क्लाइंट को जल्दी से जल्दी हमें एक चीज़ क्लाइंट फीचर निकालना है, तो दे से कि भैया कि भाई टेस्ट टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, काम करो जो काम करने आए हो, टेस्ट हम फिर कभी देखेंगे जब बहुत टाइम होगा ना, जब क्लाइंट आवरली पे कर रहा होगा ना, तब तब हम देखेंगे टेस्ट सही वाले। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट टेस्टिंग ऑल्सो? मुझे अगेन ये लगता है कि ये जो टेस्टिंग है ना, ये अम, जो जिनका जिनका इस पे ऑपोजिट ओपिनियन होता है ना, वो दो लोग होते हैं। या तो उनको हाफ टेक की नॉलेज होती है, सही है, और हाफ टेक की जब नॉलेज होती है तो उसमें टेस्टिंग की नॉलेज नहीं होती। उनकी डेवलपमेंट की नॉलेज है बट उन्होंने कभी टेस्टिंग नहीं की, तो वो अब लाइक मैनेजर्स बन गए या सीनियर इंजीनियर्स या टीम लीड्स, अब वो बोलते हैं कि टेस्टिंग नहीं करनी क्योंकि हम इससे पहले सॉफ्टवेयर बनाते आए थे जो बगैर टेस्टिंग के बन रहे थे, चल रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो वो एक बंदा है। दूसरा वो बंदा है जो कि बिल्कुल नॉन टेक है, लेकिन उसने अपने डेवलपर से ने ये सुना कि वो टेस्टिंग करना चाह रहा है, तो जिस वजह से उसको टाइम ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो हमेशा पहले रिक्वायरमेंट जो 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 एस्टिमेशन होती है वो हमेशा डेवलपर से पूछी जाती है कि इस फीचर की क्या एस्टिमेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर ये लोग ये करते हैं कि इस फीचर की ये एस्टिमेशन है, लेकिन मैं इसमें टेस्ट डालना चाह रहा हूँ, तो अब इसकी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई एस्टिमेशन। ठीक है, तो वहाँ जो है ना, मैं समझता हूँ वो डेवलपर की गलती है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में लर्निंग कब आता है। आप एक फीचर बना रहे हो तो आप डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ करते हो, आप उसकी तो एस्टिमेशन नहीं बढ़ाते हो। आप बहुत सारे प्रैक्टिसेस यूज़ करते हो, आप उसकी एस्टिमेशन कभी नहीं बढ़ाते हो। आप टेस्टिंग को इतना इंपॉर्टेंट लो जितना आप वर्जन कंट्रोलिंग को लेते हो। आप सोच सकते हो कि आप गिटहब के बगैर काम कर सकते हो, या आप सोच सकते हो कि आप फॉर्मेटिंग इंडेंटिंग के बगैर काम कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम चीज यूज करते हैं, लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि उसके बगैर हम काम कर सकते हैं। तो आपकी एस्टिमेशन के अंदर टेस्टिंग होनी चाहिए, और कोई अलग चीज नहीं है कि आप एक्स्ट्रा डाल लो तो आप एस्टिमेशन बढ़ा रहे हो। आप एस्टिमेशन होना ही नॉर्मल चाहिए टेस्टिंग का। आप बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करते हो, आप उसके लिए एस्टिमेशन नहीं अलग से देते हो, तो टेस्टिंग के जब आप एस्टिमेशन अलग से देते हो, इट मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद ही इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हो। आप खुद ही इसको एक्स्ट्रा एक चीज समझ रहे हो कि यार ये चेरी ऑन टॉप है जिसकी वजह से मैं एक एस्टिमेशन ज्यादा दे देता हूँ। तो जाहिर सी बात है, वो मैनेजर्स को क्या साउंड करती है, वो ये करती है कि यार ये एक्स्ट्रा चीज है, इसके बगैर मैं बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर दे दो मुझे, अभी इसका टाइम नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। तो इस चीज को आपने जाहिर ही नहीं करना। ये चीज एस्टिमेशन की नॉर्मल बात आती है, हाँ एस्टिमेशन की बात है। हम इसमें कोई डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन आई सीन के भाई आई थिंक डोंट थिंक सो कि हमारे यहाँ पर एस्टिमेशन का कल्चर होना चाहिए। आई थिंक कि भाई देयर इज नो वे कि हम कोई बताते हैं, हम स्टोरी पॉइंट्स की एस्टिमेशन करते हैं, पॉइंट्स के जरिए हम आवर्स के हिसाब से एस्टिमेशन भी करते हैं। सो आई थिंक दैट्स रियली फॉर माय ओपिनियन इट्स रियली रॉन्ग, बट we'll है। continue this in some other day. So इसके बाद भी इन्होंने ये भी किया a difference between clean code that is easy to read and easy to change, कि भैया कि clean code में बड़ा मेजर डिफरेंस है कि भाई कि एक तो बड़ा easy to change easy to read code है, and then there is like easy to change code, right? कि भैया अगर मैं कोई चीज़ चेंज कर रहा हूँ, so it shouldn't be breaking everything, right? It should be like कि अगर कोई और दूसरा भी आके चेंज कर रहा है, it shouldn't have any side effects, basically कि भैया के कोई तीसरा बंदा आके चेंज कर रहा है तो उसको उसको भाई एकदम से रिवील ना हो सीआई पाइपलाइन में जाके कि भैया ये चीज़ इधर फट गई थी, वो एंड टू एंड टेस्ट चल रहे हैं तो वो चीज़ फट गई भाई। सो बेसिकली दैट्स समथिंग कि भाई के एक बड़ा क्लीन कोड की एक मिसाल है कि बेसिकली इफ यू थिंक और आपको लगता है कि यार कि भाई माई कोड इज़ नॉट ईजी, आपको कभी अगर आपको ऐसा लगे ना कि अगर यार मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ के जाऊँ तो आई थिंक मुझे कभी ऐसा पूरा समझाना पड़ेगा, उस चीज़ को समझाना तो बेसिकली पड़ेगा, लेकिन इफ़ यू हैव टू गो डीप डाइव इन दैट कि भैया एक एक चीज़ अगर मैं बता दूँ कि हाँ यार मैंने इस चीज़ को ना इस तरीके से करो तो ये चीज़ चलेगी, या ये चीज़ हम बताते हैं प्रोजेक्ट में ऐसा बहुत होता है। सो योर कोड इज़ नॉट क्लीन, सो यू हैवन टेकिंग केयर ऑफ दैट, यू आर लीविंग दैट बिकॉज ऑफ दैट। कभी होता है भैया बहुत हो गया, ये तो इसी प्रोजेक्ट लगाया ना कि हम मैं जा रहा हूँ बस। तो हमने भी ऐसा किया है एक जगह पे तो ये वाला चक्कर है।
ये बिल्कुल है कि इसने जो बात की है ना कि अब पिछले दो जो सी प्लस प्लस के फाउंडर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के। उन्होंने भी रीडेबिलिटी की बात की, दोनों ने रीडेबिलिटी की बात की और इसने भी रीडेबिलिटी की बात की। लेकिन फिर इसने आगे बोला कि सिर्फ रीडेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी नज़र में। उसने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो कोड जो है बहुत अच्छा दिख रहा हो वो इजी टू चेंज भी हो, क्योंकि क्योंकि सबसे पहले तो रीडेबिलिटी इतना एम्फेसाइज हो क्यों रही है यहाँ पे, वो इसलिए हो रही है ना कि ताकि वो चेंजेबल हो। अगर वो रीडेबल होगा तो वो चेंजेबल होगा, वो रीडेबल ही नहीं होगा तो सारा मसला चेंज का है। रीडेबिलिटी जो इम्पोर्टेंट है वो इस वजह से क्योंकि चेंज करना है डेवलपर को कोड, तो वो रीडेबल होना चाहिए। तो इसने आगे बोला कि रीडेबल के बाद इजी टू चेंज होना चाहिए, और अगर इजी टू चेंज बनाना है तो आप टेस्ट केसेस लिखो। तो जब इसने टेस्ट केसेस की बात की तो इसने सामने पॉइंट ये रखा कि रीडेबल होना चाहिए, और अगर आपने इसके साथ इसको इजी टू चेंज बनाना है तो आपने टेस्ट केसेस लेंगे, क्योंकि आपने चेंज करना है, और चेंज करना है तो आपने ये वेरीफाई करना है कि चीज़ें ब्रेक हुई। इजी टू चेंज का मतलब यही होता है ना कि कोड को तो चेंज करने में क्या मसला है, कोड को आप कहीं भी जाकर एडिट कर दो कोड चेंज हो जाएगा, आप अपने फीचर भी बना लो ऊपर, वो भी बन जाते हैं। सही बात है, मसला उसमें नहीं होता। फीचर भी ऊपर डालना ऑन टॉप ऑफ कोड किसी भी कोड बेस में, वो भी मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि वो रिलीज करने के बाद जो पुराने फीचर्स थे उसकी आपको नॉलेज नहीं है या वो आपके दिमाग में नहीं थे, वो वहाँ क्रैश होना शुरू हो गए, तो वहाँ जो है ना टेस्टिंग काम आती है। तो बिल्कुल क्लीन कोड में इस टेस्टिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइकल फेदर्स भाई हैं हमारे, वर्किंग ऑन इफेक्टिवली विद लेगेसी कोड। आई थिंक उन्होंने बहुत बड़ा इन्होंने लिखा है। आई वुड समराइज कि इनकी एक लाइन बड़ी अच्छी थी, क्लीन कोड ऑलवेज लुक लाइक इट वाज रिटन बाय समवन हु केयर्स। सो इट्स, हमें इससे पहले भी हमने इस पे बड़ी बात की है कि भैया कि क्लीन कोड लुक्स लाइक दैट समवन, लाइक वी टेक प्राइड इन आवर कोड, राइट। सो वी वोंट डिस्कस मच लाइक इसके बारे में। आपका क्या ख्याल है इस पे, अगर कोई और आपकी ओपिनियंस है माइकल फेदर्स ने जो लिखा है? नहीं, बिल्कुल यही कि क्लीन कोड वही होना चाहिए जिसके बारे में आप केयर करते हो। जो क्योंकि केयर करने का मतलब क्या है, मैंने बहुत सारे ऐसे कोड बेस देखे हैं, अक्सर मैं भी करता हूँ कि कोड बेस में आप घुसते हो, आप मतलब वो केयरलेसनेस नजर आ जाती है कि एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा हुआ है लेकिन चीज़ अनयूज्ड है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल पढ़ती हैं लेकिन अनयूज्ड है। तो दैट इज समथिंग विच ही कॉल्स केयरलेसनेस, और मैं भी यही बोलता हूँ, इसी को केयरलेसनेस कहते हैं। मैं केयरलेसनेस उसको नहीं कहूँगा कि यार एक कोड का डिज़ाइन में मसला है, वो मे बी आपकी लेस नॉलेज है तो वहाँ डिज़ाइन या अंडरस्टैंडिंग नहीं है डिज़ाइन पैटर्न्स की या कुछ भी है, तो उस वजह से मे भी हो सकता है कि आपका कोड इतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट ना हो या ये सारी चीज़ें ना हो। बट केयर जो है ना वो फौरन नज़र आ जाती है जब भी आप किसी कोड में, आप किसी कोड को आप देखते हो, रिस्पेक्टिव कि वो कोड कितने एक्सपीरियंस बंदे ने लिखा है। अगर वो किसी जूनियर ने लिखा है या वो किसी सीनियर ने लिखा है, लेकिन केयर जो है ना उसमें नज़र आ जाती है। केयर के एलिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, आपके जो फंक्शन के नेम है, आपके जो वेरिएबल के नेम है, वो नज़र आ जाते हैं कि आपने जो है ना बड़े सोच समझ के लिखे हैं। तो आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं छोड़ी है, आपने अनयूज कोड नहीं छोड़े हैं, आपने कमेंट डाले हैं, ये सारी चीज़ें केयर बताती है। तो केयर का ज़रा मतलब नहीं है कि आप एक्सपीरियंस होने चाहिए हो। केयर का मतलब होता है कि आप लिटरली केयर करते हो अपने कोड की, और आप कोई भी चीज़ उसमें जो है ना बुरी नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद दो दो हैं, रॉड जेफरीज एंड दैट इज व्हाट क्यू कैन हम, बड़े मुश्किल नाम है। आई डोंट नो एनीथिंग फॉर रॉड जेफरीज, बट व्हाट क्यू इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा। इट्स नॉट द लैंग्वेज दैट मेक्स प्रोग्राम appear simple, it's a programmer that makes the language appear simpler actually simple। so हम बोलते हैं कि जावा इसकी बड़ी आसान है, बड़ी 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 इजी टू ग्रास्प लैंग्वेज है। बट अगर आपने कोई लाइब्रेरी का कोड खोल के ज़रा देखें, सो बेसिकली आपको पता चल जाएगा कितनी आसान कोड है। कोई ऐसी लाइब्रेरी हो जिस पे इतना काम नहीं किया हो, बेसिकली उस पर आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी रीडेबल है। बेसिकली उसमें बहुत ही पुराने किस ज़माने की क्लासेस यूज़ हो रही हैं, क्या चीज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग अब तक आई नहीं है। सो बेसिकली इट्स नॉट दैट द लैंग्वेज इज सिंपल, इट्स दैट द प्रोग्रामर अपीयर द लैंग्वेज सिंपल। इतना
इतना तमीज़ से कोड लिखा हुआ है, इतना प्यारे तरीके से लिखा हुआ है कि बेसिकली आपको कभी ऐसा भी लगता है कि आप किसी दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। कभी अगर आपने कभी ऐसा मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि आई वाज़ रीडिंग एक्चुअली जावा, बेसिकली आई हैवंट कोडेड इन जावा एवर, बेसिकली पहली दफ़ा मैं कोई चीज़ पढ़ रहा था, मुझे बड़ी आसानी से समझ आ गई कि वो चल क्या रहा है उस चीज़ में। बेसिकली आई हैवंट बेसिकली मुझे पता ही नहीं चला कि यार हाँ, मुझे पता ही नहीं किसी लैंग्वेज का तो पता नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल नेमिंग होती है, वेरिएबल नेमिंग का वो पता चलता है फॉर लूप क्या चीज़ है। तो मुझे बड़ा ऐसा अच्छा लगा कि जावा का आई वाज़ कमिंग फ्रॉम जावास के बैकग्राउंड, बेसिकली मुझे मुझे इस चीज़ का बड़ा इल्म है कि स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस क्या होती हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि भाई अगर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इस वेरिएबल में ये चीज़ आएगी। सो इट वाज़ रियली न्यू टू मी, बट उस जो जिस तरह कोड लिखा हुआ था उसमें मुझे बड़ा आसानी से पता चल गया कि भाई कि हाँ यार, कि जिस बंदे ने कोड लिखा है इट्स नॉट द लैंग्वेज इज हार्ड। लोग बोलते हैं भाई सी प्लस प्लस बड़ी हार्ड है, बट समटाइम्स यू हैव इट, आपको ऐसा भी लगेगा भाई जब जिस बंदे ने सी प्लस प्लस कोड लिखा है इतना अच्छा लगेगा कि आपको लैंग्वेज सिंपल लगने शुरू होगी। तो दैट हैपेंड विद मी विद जावा। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं कि आप अगर आप सबसे ज्यादा कोड लर्न करना है ना, तो आपको कोड रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आप बिल्कुल लाइब्रेरी, मुझे बहुत शौक है कि मैं लाइब्रेरीज को रीड करूं, मैं अक्सर करता भी हूँ। आप सबसे ज़्यादा लाइब्रेरीज के अंदर कंट्रीब्यूशन करो, जो सबसे इफेक्टिव चीज़ है ना, अगर आपको अच्छा कोड करना सीखना है, तो जितना ज़्यादा आप कोड रीड करोगे आप उतना ज़्यादा अच्छा कोड करोगे। क्योंकि जब आप कोड रीड कर रहोगे तो दो किस्म के कोड रीड करोगे, या तो आप जैसा आप कोड करते हो उससे बहुत अच्छा होगा, या उससे बुरा होगा। दोनों बिल्कुल केसेस में जो है ना आपको बड़ा कंपैरिजन मिलेगा, और वो कंपैरिजन जो है ना वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, एंड आप अच्छा कोड करने की तरफ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, that's correct, that's totally correct. इसके बाद I have seen this, there is school of thoughts where authors, इसके बाद I don't have anything on, there is one thing I'm particularly interested in, that is Boy Scout rule. उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, leave the campground cleaner than you found it. So I've learned this before कि मेरे एक coworker ने कायल, he always says कि भैया जब आप कोड पे काम करें सो लीव इट क्लीनर दैन इट वाज बिफोर, राइट? कि हमने किसी कोड चीज से काम किया, भी ऐसा बहुत होता है कि यार हम किसी फीचर पे काम करें, हम पता चल गया यार दिस इज नॉट द करेक्ट वेरिएबल नेम फॉर दिस, बेसिकली कि यार इसको चेंज कर देना चाहिए। वी आर लाइक कि यार सर अभी छोड़, अभी जो काम कर रहे हैं ना वही करते हैं, बाद में इसको देखेंगे क्या करना है। सो दैट हैपन एवरी टाइम विथ मी, एनीवन एल्स, आई थिंक लॉट ऑफ अस, कि भैया कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। बट माय कोवर्कर ऑलवेज एम्फसाइज को कि भाई जो जो जिस कोड पे काम करो लीव इट क्लीनर देन इट वाज बिफोर, ट्राई टू डू सम स्मॉल चेंजेस कि भाई हमने बेसिकली गिव इट अ गुड वेरिएबल नेम, गुड फंक्शन नेम, और बेसिकली इफ यू थिंक द फंक्शन इज टू लॉन्ग जस्ट ट्राई टू ब्रेक इट डाउन। आप इसकी तरह ये इट्स कॉल्ड रिफैक्टरिंग, राइट? और ये रिफैक्टरिंग प्रोसेस हम बेसिकली आपको ये नहीं, हम सोचते कि यार इसको एक अलग टिकट बना के करेंगे कभी आराम से, वो कभी टिकट आती नहीं है, वो टाइम कभी आता नहीं है जब वो टिकट बने, या वो टाइम कभी आता नहीं है वो टिकट पिकअप कर सके। सो बेसिकली दिस हैज टू बी ऑन गोइंग प्रोसेस, राइट? कि भैया मैं किसी फीचर पर काम कर रहा हूँ, आई हैव सीन दैट कि भाई दीज टेस्ट केसेस आर रियली वेग, कि भाई हमें समझ नहीं आ रही कि टेस्ट केस को अच्छा नाम दे दिया, जो 8 ब्लॉक उससे टेस्ट केस अच्छा नाम दे दिया, तमीज का नाम दे दिया। दैट्स समथिंग आई थिंक बेसिकली इज टोटली क्लीन कोड। बेसिकली अगर आपको आपको अगर अपनी कंपनी में क्लीन कोड का कल्चर इम्फेसिस करना है, बेसिकली तो जस्ट इम्फेसिस कि भैया हम जो भी चीज़ कमिट करेंगे या कोई भी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, जस्ट इमेजिन कि भैया आपने इस कोड में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो विच वॉज अदर दैन योर करंट वर्क, और जिसको आपने रिफैक्टर किया एंड बी इन अ नाइस पोजीशन। और दैट्स समथिंग आई थिंक शुड बी in every company, if you, or basically if you are working on a side project, anything else, you should emphasize on that कि भैया कि जब भी आप काम करें so try to do something nice, or try to refactor something. बिल्कुल। अब जैसे कि अगर आपको हर वक्त ये रखना है कि मैं अपना कोड क्लीन रखूं और मैं जब पुश करूं तो मैं बड़ा माइंडफुल हूँ इस उससे कि मेरा कोड जो है ना क्लीन गया है। अगर आप ये सोच रखते हो कि मुझे मेरा कोड क्लीन ही जाए जब भी रेपो में जाए, तो बहुत सारी चीज़ें आप पेयर प्रोग्रामिंग करो। और इतनी अच्छी एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दी कि जब आप किसी के कोड को पढ़ रहे हो, तो और अगर आप चेंज कर रहे हो उसमें कुछ, या कुछ फीचर ऐड कर रहे हो, ठीक है, और बिल्कुल वो फीचर जो है ना उस कोड बेस में अंदर जाके आपको करना पड़ेगा।
तो उसने इतनी अच्छी एग्जांपल दी कि आपका रीडिंग और राइटिंग का रेशियो जो है ना वो कितना होना चाहिए। एज अ कोडर आपके लिए वो नया कोड बेस है, ठीक है। अब आप उसको जब पढ़ रहे हो तो आपके लिए रीडिंग और राइटिंग का रेशियो क्या होगा। आप अपना कोड आपको लिखना है, अब आपको लिखना है तो आप कितनी दफ़ा जो है ना बैक एंड फोर्थ हो रहे हो उसके कोड को समझने के लिए। अगर आपने अपनी एक लाइन लिखनी है तो आपने उस घंटों घंटे लगा दिए कि आप उसका कोड क्या कर रहा है। और अगर इस तरह का सिनेरियो बन रहा है तो इट मीन्स कि कुछ मसला है। तो ये वाले सिनेरियोज को आप कैसे ढूंढते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो कि आपके कोड बेस में इस तरह की चीजें हैं। आप पेयरिंग करते हो, आपका कोड बेस है, आप किसी को इनवाइट करो कि यार ये फीचर लिखना है, हेल्प करो। और अगर वो फीचर लिखने में उसको इश्यूज नहीं हो रहे, वो उसकी रीडिंग और राइटिंग का जो रेशियो है कोड रीडिंग और राइटिंग का वो उसमें इतना डिफरेंस नहीं है, उसको रीड बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा राइट करने से पहले। ऑफ कोर्स रीड तो करना ही पड़ता है हर किसी को कोड राइट करने से पहले कि पिछले कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट को समझने में अगर बहुत टाइम लग रहा है तो यहाँ मसला है। तो ये पेयरिंग से जो है ना, पेयर प्रोग्रामिंग से आप इन इश्यूज को स्पॉट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई एटलीस्ट वंस। कि भाई हम बड़ा वो करते हैं कि पेयर प्रोग्रामिंग हम जज, लोग लगता है कि हम वी विल बी जज्ड कि भैया यार मैं कभी सर्च करूंगा फॉरिश के लोग कैसे लिखते हैं कि आई विल बी जज्ड कि यार कि हाँ यार कि मुझे लिखना नहीं आता, आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस्ड डेवलपर। सो नेवर, it's never like that. I've been in पेयर प्रोग्रामिंग फॉर क्वाइट अ while actually, but it's never like that. आपको बड़ा मजा आएगा पेयर प्रोग्रामिंग करने में, जैसे सुहास भाई ने बोला। It's better to do it, right? It's like two brains working at the same time, at a simultaneously at a single problem. So that's something I think that's really cool. Anything other than these things? I think we have come to an end of the first chapter. So anything other than these that you think are really valuable to share about? आई थिंक काफ़ी चीज़ हमने कवर कर ली है, बड़ा कॉम्प्रहेंसिवली डिटेल्ड होगी ये चीज़ें। और आई थिंक क्लीन कोड की डेफिनेशन हम दोनों को एटलीस्ट काफ़ी हद तक क्लियर हुई है। बिल्कुल और बिल्कुल। अब देखते हैं कि उसकी प्रैक्टिसेस क्या है। क्लीन कोड क्यों ज़रूरी था ये समझ लिया। क्लीन कोड का के बारे में एक ओपिनियन है, लोगों का डिफरेंस ओपिनियन है, उसको सामने रखा गया। और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। जो दूसरे जो बिग नेम्स हैं उनको हमने उनके ओपिनियन देख लिए कि वो क्लीन कोड को क्या समझते हैं। आई थिंक काफ़ी हद तक हमारे पास क्लैरिटी है कि क्लीन कोड जो है वो इन थ्योरी क्या है, ठीक है। बिल्कुल हम आगे उसकी डिटेल्ड प्रैक्टिसेस देखेंगे कि हम क्या क्या उसको ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स है जो क्लीन कोड बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। So thank you so much, guys. Have a nice day. Have a nice work. Okay, stop recording. Okay, stop recording. Okay.